कहानी द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मेरी दादी हर किसी की दादी की भांति एक बूढ़ी महिला थी। 20 वर्ष से जब से मैंने उन्हें जाना था, वह बूढ़ी व झुर्रियों से भरी थी। लोग कहते थे कि वह कभी युवा व सुंदर थी और उनका एक पति भी था, परंतु उस पर विश्वास करना कठिन था। मेरे दादा का चित्र बैठक में अंगीठी के ऊपर लटका हुआ था। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी और ढीले कपड़े पहन रखे थे। उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने उनकी छाती का अधिकतर भाग ढक रखा था और वे कम से कम 100 वर्ष के दिखते थे। वे ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी पत्नी या बच्चे रहे हों। वह तो ऐसे लगते थे जिनके केवल बहुत से पोते या पोतियां ही हो सकते हैं। जहाँ तक मेरी दादी की जवान व सुंदर होने की बात थी, यह विचार लगभग भयंकर प्रतिक्रिया उत्पन्न करने वाला था। वह हमें अक्सर उन खेलों के बारे में बताया करती थी जो वह बचपन में खेला करती थी। उनके लिए ऐसा करना मूर्खतापूर्ण और अशोभनीय लगता था और हम उन्हें उन महान संतों की कहानियों जैसे समझते थे जिन्हें वह हमें सुनाया करती थी। वह सदा से नाटी, मोटी और छोटी सी झुकी हुई थी। उनका चेहरा झुर्रियों का ताना बाना था जो यहाँ वहाँ सब ओर जाती थी। नहीं, हमें विश्वास था कि जब से हमने उन्हें देखा था, वह हमेशा से ऐसी ही थी। वह बूढ़ी थी, इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी, और वह 20 सालों में ऐसी ही थी। वह कभी बाह्य रूप से खूबसूरत नहीं लग रही होंगी, परंतु उनका मन बहुत सुंदर था। वह बेदाग सफ़ेद कपड़े पहने अपने कुंवर का संतुलन बनाने के लिए अपना एक हाथ कमर पर रखे और दूसरे हाथ से अपनी माला फेरते हुए घर में यहाँ वहाँ घूमती रहती। उनके चांदी जैसे बाल उनके पीले झुर्रियों वाले चेहरे पर बेढंग तरीके से फैले रहते और उनके होंठ लगातार सुनाई न देने वाली प्रार्थना करने में हिलते रहते। हाँ, वह सुंदर थी। वह पर्वतों के शीतकालीन प्राकृतिक दृश्यों की भांति प्रतीत होती थी, शुद्ध सफ़ेद स्थिरता की प्रतिमा की तरह। उनकी सांसों में शांति और संतोष भरा होता है। मेरी दादी और मैं अच्छे मित्र थे। जब मेरे माता पिता नगर में रहने के लिए चले गए तो वे मुझे उनके पास छोड़ गए और हम लगातार साथ रहे। वह मुझे सवेरे जगाती और स्कूल के लिए तैयार करती। जब वह मुझे नहलाती और कपड़े पहनाती तो वह अपनी सुबह की प्रार्थना एक सुर में गाती थी, इस आशा में कि मैं उन्हें सुनकर जवानी याद कर लूँगा। मैं सुन लेता था क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ अच्छी लगती थी, परंतु याद करने की परवाह कभी नहीं की। फिर वह मेरी लकड़ी की तख्ती, जिसे उन्हें पहले ही धोकर मुल्तानी मिट्टी से लेपा हुआ था, एक छोटी सी मिट्टी की दवात और सरकंडे की कलम निकाल लाती, उन्हें एक बंडल में बांधकर मुझे पकड़ा देती थी। फिर थोड़ा सा मक्खन व शक्कर लगी एक मोटी बासी चपाती का नाश्ता खाकर हम स्कूल जाते थे। वह अपने साथ गांव के कुत्तों के लिए कई बासी चपातियाँ ले जाती थी। मेरी दादी हमेशा से मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल मंदिर के साथ जुड़ा हुआ था। पुजारी हमें वर्णमाला और प्रातःकाल की प्रार्थना सिखाते थे। जिस समय बच्चे बरामदे में बैठे दोनों ओर बैठ वर्णमाला या प्रार्थना एक सुर में गाते, मेरी दादी अंदर बैठकर धार्मिक पुस्तकों को पढ़ती थी। जब हम दोनों का काम पूरा हो जाता तब हम घर की ओर चल देते। इस समय गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर मिलते थे। जो वे चपातियाँ हम उनके लिए डालते थे, वे उनके लिए लड़ते और गुर्राते हमारे पीछे पीछे आते थे। जब मेरे माँ बाप नगर में आराम से बस गए तो उन्होंने हमें बुला लिया। यह हमारी मित्रता में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहते थे, मेरी दादी अब मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में बस द्वारा जाता था। वहाँ गली में कुत्ते ना थे, अतः उन्होंने हमारे आंगन में चिड़ियों को खिलाना शुरू कर दिया। ज्यों ज्यों वर्ष बीतते गए, हमारा एक दूसरे से मिलना कम होता गया। कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस आता, वह मुझसे पूछती कि अध्यापक ने मुझे क्या पढ़ाया था। मैं उन्हें अंग्रेजी के शब्द और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान की बातें, गुरुत्व का नियम, आर्किमिडीज का सिद्धांत, पृथ्वी के गोल होने आदि की बातें बताता था। इससे वह दुखी हो जाती थी। वह मेरे पाठों में सहायता नहीं कर सकती थी। जो बातें मुझे अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाई जाती थी, वह उन पर विश्वास नहीं करती थी और उन्हें इस बात का दुख होता था कि ईश्वर व धार्मिक ग्रंथों के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता था। एक दिन मैंने आकर बताया कि हमें संगीत सिखाया जा रहा है। वह बहुत परेशान हो गई। उनके अनुसार संगीत शब्द अशोभनीय चीज़ों से था। इस पर भिखारियों व वेश्याओं का एकाधिकार था और यह भले लोगों के लिए नहीं था। उन्होंने कुछ कहा नहीं, परंतु उनकी चुप्पी का अर्थ असहमति था। जब मैं विश्वविद्यालय जाने लगा तो मुझे अलग कमरा दे दिया गया। हमारी दोस्ती की साझी कड़ी की कमर टूट गई। मेरी दादी ने अपना एकांतवास शांत स्वभाव से स्वीकार कर लिया था। वह किसी से बात करने के लिए चरखा काटना शायद ही कभी छोड़ती थी।
वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक चरखे पर बैठी सूत काटती और भजन गाती रहती थीं। दोपहर को ही वह चिड़ियों को दाना डालने के लिए कुछ समय के लिए आराम करती। जब वह बरामदे में बैठकर रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करती थी तो सैकड़ों छोटी छोटी चिड़ियाँ उनके चारों ओर इकट्ठी हो जाती और ची ची करके एक सचमुच का पागल खाना बना देती थीं। कुछ आकर उनकी टांगों पर बैठ जाती और कुछ उनके कंधे पर, कुछ तो उनके सिर पर बैठ जाती। वह मुस्कुराती रहती थी परंतु उन्हें कभी भगाती नहीं थी। यह आधा घंटा उनके लिए दिन भर में सबसे अधिक खुशी का समय होता था। जब मैंने आगे पढ़ने के लिए विदेश जाने का निश्चय किया तो मुझे विश्वास था कि मेरी दादी बेचैन हो जाएंगी। मुझे 5 वर्षों के लिए दूर रहना था। उनकी आयु में कोई विश्वास नहीं हो सकता था, अर्थात वह उसके लौटने तक जीवित रहेंगी या नहीं, परंतु मेरी दादी को तो विश्वास था। वह तो भावुक भी नहीं हुई। वह मुझे रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आई, परंतु ना ही वह बोली और ना ही कोई भावना प्रकट की। उनके होंठ प्रार्थना करते हिलते रहे। उनका मन प्रार्थना में लीन था। उनकी उंगलियां अपनी माला फेरने में व्यस्त थीं। उन्होंने चुपचाप मेरा माथा चूमा और जब मैं चला तो उस गीली छाप को मैंने हमारे बीच शारीरिक संपर्क की अंतिम निशानी मानकर संभाले रखा। परंतु ऐसा नहीं था। 5 वर्ष के पश्चात मैं घर लौटा और उनसे स्टेशन पर मिला। वह एक दिन भी अधिक बूढ़ी प्रतीत नहीं होती थी। अभी भी कुछ कहने के लिए उनके पास समय नहीं था और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया तब मैंने उन्हें प्रार्थना गाते सुना था। मेरे लौटने के पहले दिन तक सबसे अधिक खुशी के क्षण उनके चिड़ियों के साथ ही थे, जिनको वह पहले से अधिक देर तक ओछी गालियां देकर खिलाती रहीं। सायकाल उनमें एक परिवर्तन आ गया। उन्होंने प्रार्थना नहीं की। उन्होंने पड़ोस की स्त्रियों को इकट्ठा किया, एक पुराना ढोलक लिया और गाना आरंभ कर दिया। कई घंटे तक वह उस जर्जर ढोलक की ढीली ढाली चमड़ी को पीटती रही और योद्धाओं के घर वापसी के गीत गाती रही। हमें उन्हें आवश्यकता से अधिक मानसिक दबाव से बचने के लिए गाना बंद करने के लिए राजी करना पड़ा। जब से मैंने उन्हें जाना था, यह पहला अवसर था जब उन्होंने प्रार्थना नहीं की। अगली प्रातः वह बीमार पड़ गईं। बुखार हल्का था और डॉक्टर ने हमसे कहा कि यह उतर जाएगा, परंतु मेरी दादी भिन्न तरीके से सोचती थी। उन्होंने हमसे कहा, मेरा अंत समीप है। वह बोली क्योंकि अपने जीवन के अंतिम समय के केवल कुछ घंटे पहले वह प्रार्थना करना भूल गई थी, अतः उनके पास हमसे बातों में समय नष्ट करने की फुर्सत नहीं थी। हमने विरोध किया, परंतु उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। वह बिस्तर पर शांत लेटी प्रार्थना कर रही थी, वह माला फेर रही थी। इससे पहले कि हमें संदेह भी होता, उनके होंठ हिलने बंद हो गए और उनकी निर्जीव उंगलियों से माला गिर पड़ी। उनके चेहरे पर एक शांत पीलापन फैल गया और हम जान गए कि वह मर चुकी हैं। रिवाज के अनुसार हमने उन्हें बिस्तर से उठाया और फर्श पर लिटाकर उन्हें कफन से ढक दिया। कुछ घंटे मातम मनाने के पश्चात हम उन्हें अकेला छोड़कर उनके अंतिम संस्कार का प्रबंध करने चले गए। सायंकाल हम दाह संस्कार के लिए अर्थी लेकर उनके कमरे में गए। सूर्य छिप रहा था और उनके कमरे में बरामदे को सुनहरी रोशनी से रोशन कर रहा था। हम आंगन के बीच ही रुक गए। सारे बरामदे में व उनके कमरे में, ठीक वहाँ तक जहाँ वह कफन में लिपटी हुई कठोर लेटी हुई थी, हजारों चिड़ियाँ बिखरी बैठी थीं। कोई चहचहाट नहीं थी। हमें पक्षियों पर दया आई और मेरी माँ उनके लिए रोटी ले आई। उन्होंने वैसा ही किया जैसे मेरी दादी किया करती थी। उन्होंने रोटी के टुकड़े टुकड़े करके उनके पास फेंक दी। चिड़ियों ने रोटी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब अपनी दादी का मृत शरीर लेकर चले, वे चुपचाप उड़ गईं। अगले दिन सुबह सफाई वाले ने रोटी के टुकड़े झाड़ू से इकट्ठा करके कूड़ेदान में डाल दिए।